All right, hi everyone, good evening. Yeah, hi Harsh, hi Ishan. Good evening Sarvesh, good evening Mahima. Hi Ishan, good evening Shravya. Evening Pratmesh, evening Aryan. All right. So जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोग थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आज कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट लॉ सीखेंगे. Yeah, hello Aman. And based on that, we will also practice some questions. हाँ, मैं आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ टू अनम्यूट योरसेल्व्स. कम ही स्टूडेंट्स हैं. हाँ, बोलो गौतम. हाँ सर, मुझे डाउट था. हाँ हाँ बोलो. सर मुझे वो समझ रहा नहीं कि हम लोग के बी और आर इस्तेमाल कब करते हैं, क्योंकि कोई कोई जगह पे के बी इस्तेमाल किया, कोई कोई जगह पे आर. वो हाँ, आर तो मोल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पता है, और के बी मॉलिक्यूल्स के लिए. पर हाँ. जो नोट्स में लिखा है वो नहीं. नोट्स में नोट्स में जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट. यहाँ पर आप नोटिस करना, हमने पर मॉलिक्यूल लेवल पे जब बात करी, तब काइनेटिक एनर्जी कितना है? एफ इंटू F हाफ इंटू के वन बी. बाई टू के बी टी. हाँ पर सर. मोल लेवल पे जब बात कर रहे हैं, तो F बाई टू इंटू आर टी. और अगर n मोल्स आइडियल गैस है, हाँ. हाँ सर. तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं.
दैट्स इट, इतना ही था। हाँ सर, अभी वो समझ। पर मोल का देखा नहीं मैंने लिखा हुआ। हाँ करेक्ट। हाँ हाँ राइट, आप लोगों ने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन अपडेट हो गया है आज। थर्मो का सिर्फ फर्स्ट लॉ का डिस्कशन रहेगा, तो मोस्टली इस वीक में जितना हम लोग पढ़ लेंगे, लाइक आज की क्लास में एंड जो एक और क्लास है इस वीक में, उतना हम लोग डिस्कस करेंगे, उतना ही आपका एमटी में आएगा। सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर राइट नाउ। हाँ बोलो सर्वेश। सर जो आपने वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में नोट लिखा था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से आ रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो एक और कंट्रीब्यूशन रहता है वहां पर। बिकॉज जो बॉन्ड्स हैं राइट, उन्हीं के अलोंग हम लोगों ने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया दैट एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म भी जनरेट हो जाता है। दैट इज व्हाट वी हैव कैप्चर्ड इन दैट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आल्सो। ठीक है, सो ऑल राइट, आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं with the first law of thermodynamics and notice करना, there are many statements or you can say many interpretation of first law of thermodynamics. One simple interpretation is that energy is conserved. It is law of conservation of energy. हाँ ठीक है यार, डायनामिक्स तुम तो अभी ठीक है। So there is law of conservation of energy. This is simply the first interpretation, right? Or you can also say that the total energy of an isolated system, right, in this case we have universe, that is constant. That is one. And next is something which is from the point of view of the energy terms जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। क्या क्या टर्म्स हमने डिस्कस किए थे? एक हमने किया था वर्क, एक हमने किया था हीट, और एक हमने किया था इंटरनल एनर्जी। ये तीन एनर्जी टर्म्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, विच नाउ विल हेल्प अस टू बिल्ड द फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर आप नोटिस करना फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट किस तरीके से है। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, एंड अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे देन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ अब आप नोटिस करोगे तो इसको रीड हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर आप राइट हैंड साइड पे फोकस करोगे तो राइट हैंड साइड में व्हाट वी हैव आर द टर्म्स representing energy exchanges happening between system and surrounding. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब लेक्चर स्टार्ट किया था हम लोगों ने यही चीज डिस्कस करी थी, that energy exchange between system and surrounding can be captured in two ways. One is heat, which is because of temperature difference, and the other is work, right? Work can be of various types, mechanical, non mechanical. However इस चैप्टर में हमारा फोकस मैकेनिकल वर्क पर ही रहेगा। नाउ ये जो राइट हैंड साइड पर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एंड इस एनर्जी एक्सचेंज से क्या होगा? इस एनर्जी एक्सचेंज से सिस्टम की एनर्जी चेंज होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, that becomes equal to the net energy exchanged between system and surroundings. So this becomes our interpretation, this becomes our understanding of first law of thermodynamics. Now इसमें एक साइड में यहाँ पे नोट है ऑफ कोर्स दैट
when we write differential form तब हम लोग dq dw representations use कर लेते हैं, but जब integral form use करते हैं, right, we don't write something like delta q या delta w, we just write q and w. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, because q and w are path functions, right, so उनका ऐसा डेल्टा लिखने का कोई मतलब नहीं है. Now this is to be used very carefully with proper sign conventions. Now I'll take couple of examples for you to understand how sign conventions to be are to be used. Okay, that is something which is the key learning in the below example. Okay, take care of sign convention and units. इन दो चीज का खास ध्यान रखना रहेगा while solving questions. तो अब आप नोटिस करना इस एग्जाम्पल को. मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ खुद से ट्राई करने की एंड टू लेट मी नो द आंसर. फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे. एंड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे ऐसे हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए ताकि आपको हेल्प मिले to remember the sign convention. Does everyone remember the sign convention that we had discussed in the last class? Heat absorbed positive होता है, heat released negative होता है. Work done by system on surrounding, right? Expansion हो रहा हो, negative रहेगा. Work done by surrounding on system, like compression हो रहा हो, तो work positive रहेगा. ठीक है, तो ये सब का ध्यान रखते हुए take an attempt. हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर है अमन. बाकी लोगों का कैसा रहेगा आंसर? हाँ, डेल्टा ई डेल्टा यू सेम ही रहेगा, मतलब इंटरचेंजेबली मैं यूज करता रहूंगा. बुकलेट में भी कई बार ई यूज होगा, कई बार डेल्टा यू रहेगा. नहीं सर्वेश, आपने शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है. देखो एक बार यूनिट्स का गड़बड़ क्या लग रहा है. क्या जूल्स एंड एटीएम लीटर बराबर रहता है? करेक्ट, 1 ATM was 101.3 जूल्स. हाँ अभी सही है सर्वेश. तो एक एक करके चलो. ठीक है, यहाँ पर एक एक करके अब जिसका आंसर नहीं आया वो लोग ऑब्जर्व करना कैसे करना है. सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है that the gas expands, right, and against a constant external pressure of 2 atm and the volume increases by 3.4 लीटर. तो जो डेल्टा वी का वैल्यू है वो प्लस 3.4 रहेगा क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है. अच्छा, अब वर्क का बेस फॉर्मूला क्या था?
वर्क का बेस फॉर्मूला हम लोगों ने ये याद करा था लास्ट क्लास में, दैट वर्क इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी। अब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रल डीवी विल बिकम डेल्टा वी, एंड हेंस आवर फॉर्मूला विल बिकम माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट कर दो, p का वैल्यू 2 है और डेल्टा v का वैल्यू 3.4 है, तो आपका वर्क का आंसर आ गया माइनस 2 इंटू 3.4 ATM लीटर। बट जूल्स में आंसर पूछा जा रहा है तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करना मत भूलना, तो यू गेट द आंसर इन जूल्स बाय कन्वर्टिंग ATM लीटर इनटू जूल्स। देन हीट के टर्म पे आ जाते हैं। हीट के टर्म के लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है दैट सिस्टम अब्सॉर्ब्स हीट, राइट, यहाँ पे अब्सॉर्ब दिया हुआ है, तो यानी कि Q का वैल्यू 400 है विद अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना था पॉजिटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट दैट हीट यहाँ पर अब्सॉर्ब हो रहा है। नाउ you apply first law of thermodynamics to get the answer to delta Q is equal to delta U is equal to Q plus W, and you substitute the values and it comes as minus 289. Now, can anyone tell me what does minus sign with 289 means? What it would mean? Release. पोटेंशियल हाँ, इंटरनल नहीं रिलीज नहीं हो रही है यहाँ पर, इट जस्ट मीन्स दैट इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। जो चेंज है वो नेगेटिव है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव है, यानी कि फाइनल इज लेस देन इनिशियल, तो इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, दैट्स इट। बाकी जो हीट है वो तो ये अलग टर्म है ना, कि हीट अब्सॉर्ब हुई, रिलीज हुई, करेक्ट? समझ में आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बट एक बार मुझे उसके आंसर रिमूव कर लेने दो। आई थिंक उसके आंसर लिखे हुए हैं नीचे। जस्ट गिव मी 1 moment, आई विल रब द आंसर्स एंड देन यू कैन try the question. Again, focus on the language. Each and every word of the question is going to be crucial. Okay, and then take an attempt. All right. ये वाला question try करो. हाँ, फाइंड ये सब, इसको टेबल को फिल अप करो ना, क्या क्या रहेगा। एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो। 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में लिखा है 15 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट डज दैट मीन? दैट वर्क इज प्लस 15 जूल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट रीड करो, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 30 जूल। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा यू इज प्लस 30 जूल्स। ठीक है, इट इंक्रीजेस। नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओवर हियर, तो यू विल गेट द आंसर दैट दिस इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा ना। तो ये आप
फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट स्टेप पे और ये कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में बोला जा रहा है, ध्यान से नोटिस करना, कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट डज कांस्टेंट वॉल्यूम मीन? दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क कितना हो गया? 0, करेक्ट। एंड देन इट इज सेइंग दैट सिस्टम का एनर्जी डिक्रीजेस बाय 20 जूल्स। सिस्टम का एनर्जी इज डिक्रीजिंग बाय 20 जूल्स, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? -20 जूल्स, राइट। डिक्रीजेस वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे। एंड नाउ कॉन्सिक्वेंटली अगेन आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करने से क्यू कितना समझ में आ रहा है इधर? -20 जूल्स। अब अगर आपको ओवरऑल कैलकुलेशंस करनी है तो ये सिंपली जस्ट ऐड थिंग्स अप। ये -5 हो जाएगा, ये +15 रहेगा, और ये -5, सॉरी -5 नहीं, +10 जूल्स। समझ में आया किस तरीके से वर्क करा इसको? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन एंड ऑल, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा इसमें, ठीक है। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन। ये अब सिंपल है, ये सबसे हो जाना चाहिए, मतलब आई वुड नॉट वांट दिस टू बी अ क्वेश्चन व्हिच यू आर नॉट एबल टू डू। दिस इज सुपर इजी। देयर शुड नॉट बी अ सिंगल पर्सन जिससे ये नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर तो मतलब आई थिंक इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है। लैंग्वेज ही हम लोग सेम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं फिर से। राइट सर्वेश। ठीक है, इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपके सबके आंसर आ जाने चाहिए थे। Q is -65, work is 20, and delta U will be -45. Great. ठीक है. So these are some basic questions to help you understand the first law and the sign convention to be used along with it. अब हम लोग फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे in various contexts, in various situations. So हम लोग आप लोग नोटिस करोगे जैसे जैसे अब हम आगे इसमें पढ़ते जाएंगे, मैं आइडियल गैसेस के ऊपर फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस आपको सिखाऊंगा। आइडियल गैसेस को हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, राइट। वी आर डूइंग सर्टेन operations on an ideal gas, and as a result what will be the first law calculations. एक बार आइडियल गैसेस से आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के ऊपर हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। किस तरीके से फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस रहेंगी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के ऊपर। देन हम लोग जब गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड्स पे कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर हम लोग फेज चेंजेस, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट लॉ कैलकुलेशंस आर टू बी डन when phase change happens, when a substance goes from solid to liquid या liquid to gas, तब कैसे फर्स्ट लॉ के कैलकुलेशंस रहेंगे। एंड देन टुवर्ड्स द एंड हम लोग, लाइक आई शुड नॉट से टुवर्ड्स द एंड, बट आफ्टर दिस हम लोग केमिकल रिएक्शंस पर, ठीक है, व्हेन अ रिएक्शन हैपेंस, रिएक्टेंट्स गो इनटू प्रोडक्ट्स, then what will be the first law calculations, what would be the heat exchanged, what would be the work done, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा एस्पेक्ट रहेगा थर्मो केमिस्ट्री का, ठीक है। इस पे हम लोग काफी टाइम स्पेंड करेंगे।
एज सच ये पार्ट आपके फिजिक्स में भी कवर होगा ही सही. दिस इज समथिंग विच विल ओवरलैप विद योर फिजिक्स का डिस्कशंस, बट केमिकल रिएक्शंस का पार्ट ये एक्सक्लूसिव टू केमिस्ट्री रहेगा. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आइडियल गैसेस. सो यहां पर अब आप नोटिस करना, हाउ वुड वी गो अहेड एंड अप्लाई. हाँ, रियल गैसेस का डिस्कशन भी हम लोग देख सकते हैं, बट आई वुड नॉट कवर इट एज अ सेपरेट थ्योरी पर से. आपको आइडियल गैस का समझ में आएगा, तो उसी में फिर अगर वंडरवॉल्स इक्वेशन अगर हम फॉलो करेंगे गैस के लिए, तो किस तरीके से वी कैन गेट रिजल्ट्स, वो मैं एक आध आपको एस्पेक्ट समझा दूंगा. ठीक है, बहुत ही छोटा सा पार्ट ही देखेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ हाँ हाँ, वो बात तो है ही सही ना. रियल गैसेस के लिए हम लोग लाइक एक्यूरेट कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हम लोग जो वंडरवॉल्स इक्वेशन भी यूज करेंगे, दैट विल बी समथिंग विच विल बी an approximate version of real gas behavior. So that is the reality with which we are going to work only. Anyways, next देखना है यहाँ पर हम लोग आइडियल गैसेस से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. रियल गैसेस का best equation, like there isn't something like best, like it is more about what becomes more comprehensive. ठीक है, तो उसमें रहते हैं, मतलब आप जनरली पेंग रॉबिन्सन या रिडलिक क्वांग या रिडलिक सो क्वांग, ये सारी इक्वेशंस हैं विच आर मोर एक्यूरेट. हाँ हाँ, सो ये डेफिनेटली आपका डाउट रहता है, बट अब आप नोटिस करो ना, जब डू यू रिमेम्बर आवर डिस्कशंस ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर, जब हम लोगों ने Z वर्सेस P का ग्राफ देखा था, राइट? तो यहाँ पर हम लोग कैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये सब Z इक्वल टू 1 के अराउंड से ही स्टार्ट करते हैं. तो अंडर दिस कंडीशन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, गैसेस का बिहेवियर कैसा रहता है? इट इज क्वाइट क्लोज टू एन आइडियल बिहेवियर ओनली. ओनली व्हेन यू गो इनटू हायर प्रेशर रीजन्स, तब हमें ये चीज देखने को मिलती है दैट यस देयर इज अ significant deviation. However, that doesn't stop us from building our basics, building our learnings on ideal gas equation. ठीक है, जैसा आपको इनफैक्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था ना, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, राइट? एंड उसमें हम लोगों ने ये चीज भी सीखा था दैट नो रियल प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर. ऑल practical processes, all real processes are irreversible. However, हम लोग still reversible processes के बारे में सीखते हैं because it helps us develop that learning to start with. मतलब ये तो सारे फंडामेंटल चैलेंजेस है ही सही ना. आप फिजिक्स में काइनेमैटिक्स के लॉज पढ़ रहे हो. नाउ इन ऑल द क्वेश्चंस दैट यू कम अक्रॉस, डू यू थिंक देयर इज नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो एयर का ड्रैग फोर्स इन्वॉल्व्ड, राइट? वो सब प्रैक्टिकल है ही सही ना, बट आप उन सबको एलिमिनेट करके डिस्कशन स्टार्ट करते हो एंड धीरे धीरे उस लर्निंग को डेवलप करते हो सो दैट यू कैन देन टेक केयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स थिंग्स लेटर ऑन. नाउ अब यहाँ पर नोटिस करना कैलकुलेशंस कैसी रहेंगी रिलेटेड टू आइडियल गैस. सो हम लोग आइसोकोरिक हीटिंग कर रहे हैं या कूलिंग कर रहे हैं ऑफ एन आइडियल गैस. व्हाट डज दैट मीन? दैट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है. सो वी आर गोइंग फ्रॉम सम P1 V T1 to some P2 V T2 such that
there is no change in volume. dV is equal to 0 or delta V is equal to 0. Now, from an ideal gas equation perspective, you have a process equation, you have a relationship between P1, P2, T1 and T2, that P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. Now, notice करना अब हम इसमें फर्स्ट लॉ कैलकुलेशंस किस तरीके से कर सकते हैं. नाउ यही जो प्रोसेस है ये हम लोग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों तरीके से कर सकते हैं. एंड इनका विजुअलाइजेशन कैसा रहेगा वो आप लोग नोटिस करना. पहले मैं रिवर्सिबल के बारे में बात कर लेता हूँ. ठीक है, लेट मी. अभी भी क्रैक हो रही है क्या आवाज, और इज इट बेटर? इज इट स्टिल क्रैकिंग? ओके, सो यहाँ पे अब आप नोटिस करना. पहले मैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बात कर लेता हूँ. तो यहाँ पर यू हैव गैस इन अ क्लोज्ड रिजिड वेसल, राइट. रिजिड इसलिए ताकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. एंड आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. अभी भी हो रही है क्या? सर अभी क्रैक हो गया. यस सर. रुको, लेट मी स्विच ओवर टू हॉटस्पॉट देन. गिव मी अ मोमेंट. अभी बेटर है? Am I यस सर. audible now? Okay, ठीक है. तो अब यहाँ पे आप नोटिस करो, I was talking about isochoric heating of a gas. Now this can be done in a reversible manner as well as an irreversible manner. Reversible manner में मैं कैसे करूँगा? इस सिस्टम को मैं एक थर्मल जैकेट से सराउंड कर दूंगा. नाउ स्टार्टिंग में गैस का टेम्परेचर, थर्मल जैकेट का टेम्परेचर दोनों T1 रहेगा. फिर थर्मल जैकेट का टेम्परेचर मैं बहुत ही स्मॉल चेंजेस एट अ टाइम एक एक करके T1 से T2 लेके जाऊंगा. एंड उसी तरीके से गैस का टेम्परेचर भी T1 से T2 जाता जाएगा. एंड दिस इज समथिंग which will happen in infinite stages, infinite small changes at a time. So this is my reversible way of heating isochorically an ideal gas. Now ये तो रिवर्सिबल हो गया. इरिवर्सिबल का डेफिनेशन कैसा था? इरिवर्सिबल का डेफिनेशन था vast changes or significant changes at a time. तो irreversible में कैसा रहेगा? I have gas at temperature T1 and say यहाँ पर I have a vast bath. ठीक है, जो सराउंडिंग है वो एक vast bath है at a temperature T2 and मैं इस गैस को सीधे इस सराउंडिंग में डिप कर दूंगा. अच्छा, अभी भी लैग कर रहा है क्या? ओहो, क्या नॉनसेंस है. सर अभी ज्यादा हो रहा है. यस सर. नहीं ठीक है, वो मैं समझ गया. अभी ठीक है? इज इट बेटर? हाँ सर. सो मैं बात कर रहा था अभी दैट अगर हम इस प्रोसेस को इरिवर्सिबली कर रहे होते हैं, लाइक इफ द सेम प्रोसेस वाज टू बी डन इन एन इरिवर्सिबल मैनर, तो किस तरीके से आपका चेंजेस रहते, किस तरीके से आपका ये प्रोसेस करा जा रहा होता. तो इसमें आप नोटिस करो, हम लोग एक आइडियल गैस को जो कि T1 टेम्परेचर पे था, वी वुड डिप इट इन अ वास्ट बाथ, वास्ट ऑयल बाथ एट अ टेम्परेचर T2. तो क्या हो जाएगा?
there will be finite change. गैस का टेम्परेचर सीधे T1 से T2 चला जाएगा. This will be an irreversible way of doing the change. Finite changes at a time. Now, इसमें नोटिस करना, ये मैंने वास्ट वर्ड क्यों यूज करा है. वास्ट वर्ड यूज करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है दैट लेट्स से एक कोल्ड बॉडी और एक हॉट बॉडी, एक T1 टेम्परेचर की, एक T2 टेम्परेचर की है. जब मैं इनको कांटेक्ट में लेके आता हूँ, कंबाइन करता हूँ, देन द फाइनल टेम्परेचर would be something between T1 and T2. There would be some heat lost by the hot body and some heat gained by the cold body, and the final temperature would be somewhere in between. But अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये हॉट बॉडी जो है, जो मेरा वाटर बाथ है, ये वास्ट है, तो फिर द फाइनल टेम्परेचर विल बी एज क्लोज टू T2 एज पॉसिबल. करेक्ट? रोज क्रैक हो अरे यार, एक मिनट, मुझे रुक जाओ. Give me 1 minute, guys.